हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले 2020 का रासायन विज्ञान का आपका अनसॉल्व पेपर। ठीक है, जो अग्रवाल अनसॉल्व है उस पे हम लोग 2020 का आज सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें सेट नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसका पूरा सॉल्यूशन आपको दिखाएंगे कैसे आप सॉल्व करोगे। देख सकते हो आप, इसको पूरा हम लोग सॉल्व करने वाले विद आंसर। ठीक है, कैसे आपको आंसर इसके देने हैं, कैसे पेपर में लिखना होता है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है भाई, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज हम लोग 2020 का सेट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे आप नंबर से पढ़ते जाओ। समय आपका 3 घंटे 15 मिनट का होता है, जिसपे आपको 3 घंटे पढ़ मतलब पेपर में लिखने के लिए और 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए होता है। 70 नंबर का आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा। आपका पूरा पेपर ऐसा ही आने वाला है, जैसे इस पे लिखा हुआ है सब ऐसे ही लिखा रहेगा ऊपर पेपर पे। ठीक है, आप देखो इसका जो प्रश्न नंबर 1 आता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्टिव नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1 नंबर का। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट किस प्रकार का ठोस है? आपका चैप्टर 1 जो है ठोस अवस्था, उससे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ग्रेफाइट किस प्रकार का ठोस है। आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है, सहसयोजी ठोस है और आणविक ठोस है। इन चारों में आपको सही ऑप्शन बताना है कि ग्रेफाइट कैसा ठोस है। तो देखो, जो आपका ग्रेफाइट है वो यहाँ पे आपका सहसयोजी ठोस है। सहसयोजी ठोस का एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। ठीक है, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको इसकी एग्जाम्पल में भी पता होगा कि ग्रेफाइट सहसयोजी ठोस होता है। ठीक है, तो देख सकते हो इसका पहला आंसर ये हो जाएगा। और अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, जो खा नंबर क्वेश्चन कह रहा है समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपरासारी होते हैं। तो किन विलयनों के युग्म समपरासारी होंगे वो आपको बताना है। ठीक है, तो इस पे जो आपका ये है CaNO3 का होल ट्वाइज तथा 0.1 मोलर Na2SO4, इनके विलयन क्या होंगे? समपरासारी होंगे। समपरासारी विलयन को आपको हमने बता रखा है। ठीक है, आप वीडियो जाके देख सकते हो, बहुत ही आसानी से बता सकता है। ठीक है, उसको देख लेना। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे आंसर पे भी कि जो आंसर नंबर 1 था उसमें सहसयोजी ठोस था। खा नंबर पे देख सकते हो विकल्प चौथा आपको ऐसे लिखना होता है। देखो लिखना कैसे, विकल्प नंबर चौथा लिखना है, फिर आपको लिखना है 0.1 मोलर CaNO3 का होल ट्वाइस तथा 0.1 मोलर H2SO4। ठीक है, और फिर सही का निशान लगा देना है। ठीक है, आपको सिंपल आपका आंसर नंबर 1 डाल सकते हो, उत्तर संख्या 1 डाल सकते हो। ठीक है, आप हिंदी पे भी लिख सकते हो उत्तर संख्या 1। ठीक है, या प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिख देना, उसका खा नंबर पे ये लिखना है विकल्प नंबर IV 0.1 मोलर CaNO3 का होल ट्वाइस तथा 0.1 मोलर Na2SO4, और आपको सही का निशान लगा देना है। तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा ये वाला क्वेश्चन सही है। ठीक है, ठीक है, तो इसका ये वाला हो गया आपका CaNO3 का होल ट्वाइस तथा 0.1 मोलर Na2SO4। ठीक है, अब अगला देखो, गा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चार धातुओं A B C तथा D के मानक इलेक्ट्रॉन विभव 1.5 वोल्ट, -2.0 वोल्ट, 0.34 वोल्ट, 0.76 वोल्ट, इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता का क्रम कौन सा है? मतलब ये जो ABCD धातु है इनकी घटती हुई सक्रियता का क्रम हमें बताना है। तो बहुत आसान है ये भी। तो देखो कैसे बताना है। अगर बात करें A B C और D की, A B C और D, तो देखो इस पे आपको घटती हुई सक्रियता का क्रम बताना है। अगर हम बात करें आपका जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी, वो मानक अपचयन विभव के घटते हुए क्रम में बनाई गई है। ठीक है, अपचयन विभव के घटते हुए क्रम में, तो आपको जैसे 1.5 है, ये प्लस का है, जैसे जैसे नीचे आओगे आपको माइनस का मिलता जाएगा। फिर क्या आएगा? ये आपका ये कौन सा था? 0.34। ठीक है, तो अगर हम देखो इस पे छोटे और बड़े पे करें, तो देखो सबसे पहले आपका प्लस 1.5 वोल्ट, फिर प्लस का 0.34 वोल्ट, फिर माइनस का 0.76 वोल्ट। ठीक है, ये सब आएंगे। अगर हम यहाँ पे नीचे की ओर जाए तो हमें सक्रियता बढ़ती हुई दिखेगी, ये क्योंकि वैद्युत रासायनिक श्रेणी आपकी बढ़ते हुए क्रम में बनाएगी। और अगर ऊपर की ओर जाए तो घटता हुआ क्रम मिलेगा। तो इसलिए हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे, क्योंकि हमें बताना है घटती हुई सक्रियता, इसलिए घटते हुए क्रम पे जाएंगे। तो पहला नंबर में कौन आएगा आपका? जो प्लस वाला है, प्लस वाला आपका कौन सा? ये आपका ये वाला पहला सबसे बड़ा, ये 1.5 वोल्ट। फिर आपको ग्रेटर देन का चिन्ह लगाना होगा। ठीक है, मतलब 1.5 पे कौन है? ए। देखो 1.5 की जगह कौन है आप? ठीक है, ए लिख देना है। और उसके बाद कौन सा लिखोगे? फिर 0.34 वोल्ट वाला, ये कौन सा आपका? सी। फिर सी लिखना है, फिर ग्रेटर देन से। ठीक है, आप किसका लिखोगे? फिर उसके बाद 0.76, क्योंकि माइनस में बाद में ये आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा है? डी। फिर आपको ग्रेटर देन ये जो बचा -2.0 बी। तो इस पे ऑप्शन नंबर 4 में कौन सा सही होगा? ये फर्स्ट वाला ACDB। ठीक है, तो आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो इसका पहला नंबर आंसर आपका हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारी कौन सी? इस पे हमारी आपकी ये वाली रिएक्शन जो है ये ही है आपकी शायद जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलो देखते हैं आंसर पे। तो देखो इस वाले का तो ये वाला आंसर था। ठीक है, ACDB, तो इसका यार गलत बता दिया, सॉरी। देखो इसका ये वाला होगा CH3COO C2H5 प्लस NaOH CH3COONA प्लस C2H5OH। इसका ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
तो देख सकते हो ये वाला ऑप्शन सही होगा, CH3COO प्लस NaOH, CH3COONA प्लस C2H5OH। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। तो सिंपल आप बता सकते हो Br2 और KOH। कैसे पता हमें, हमने पढ़ रखा है हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया। उस पे क्या होता है, एमाइड जो होती है, मान लो जैसे CH3CONH2 है एसीटाइमाइड, इसकी क्रिया अगर आप Br2 और KOH से करते हो, Br2 और KOH से, तो आपका एमीन बनेगा। कौन सा एमीन, CH3NH2। तो ये हमने हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया पढ़ रखी, नहीं पढ़ी तो वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया, तो इस पे Br2 और KOH वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला नंबर 4 नंबर आपका कि राइबोफ्लेविन नाम है किस विटामिन का, ठीक है। तो राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है, विटामिन B2 का, ठीक है, विटामिन B2 का नाम है ये। तो देख सकते हो इनके आंसर भी आपको वहां पे मिल के अंगा नंबर पे देख सकते हो Br2 और KOH वाला, 4 नंबर पे विटामिन B2 का, ठीक है। तो ये देख सकते हो ये आपके इसके विकल्प के सारे आंसर हो गए, ठीक है। आप देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, आंसर नंबर 2। तो देख सकते हो आंसर नंबर 2 है जो हमारा, वो आपका दूसरे 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा एक ठोस द्रव्यमान में पोटेशियम परमाणु, एक ठोस द्रव्यमान में कौन परमाणु भैया, पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय घनी जालक के केंद्र में स्थित है। पोटेशियम के 4 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या होगी, पोटेशियम का परमाणु भार 39 दिया हुआ है आपको। तो इसको भी हम आसानी से सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, देखो आपसे क्या कहा गया है कि आपका एक क्रिस्टल जालक है जिसमें पोटेशियम परमाणु जालक के केंद्र में है। क्वेश्चन में देखोगे तो यही है कि पोटेशियम जो है परमाणु जालक के केंद्र में, तो हमने एक एकक कोशिका या कह सकते हो जालक बनाया जिसमें पोटेशियम परमाणु कहाँ है, उस एकक कोशिका के केंद्र में। देखो हमने यहाँ पे दर्शा दिया कि एकक कोशिका के केंद्र में, जब केंद्र में होगा तो वो कौन सी एकक कोशिका होगी, वो आपकी BCC एकक कोशिका होगी, क्योंकि हमें पता है आपकी एकक कोशिका ऐसी एकक कोशिका जिसमें आपके कोनों पर कण हो और उसके केंद्र पर कण हो, तो वो कौन सी एकक कोशिका होती है, BCC, ठीक है। ये बात हमने आपको बता रखी है। तो ये बात है, तो पोटेशियम परमाणु जालक के केंद्र में तो कौन सी एकक कोशिका, BCC। और बात करें BCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती, 2। कैसे होती वो अभी आपको बताते हैं। तो आप आसानी से BCC में परमाणुओं की संख्या निकाल सकते हो। देखो 8 × 1/8, कैसे 8 × 1/8, कोने वाले का 1/8 भाग होता है और केंद्र वाले का 1, तो आप परमाणुओं की संख्या निकाल लोगे 2। आप कह रहा है 4 ग्राम में आपसे पूछ रहा है इकाई सेलों की संख्या, तो उसके लिए पहले आपको 4 ग्राम में क्या निकालना पड़ेगा, परमाणुओं की संख्या। तो हमने लिखा 4 ग्राम में परमाणुओं की संख्या का जो फॉर्मूला होगा वो होगा मोलों की संख्या गुणे अवोगाद्रो संख्या। तो अब मोलों की संख्या के फार्मूले की बात आती तो वो होता है भार बटा में अणुभार, ठीक है, भार बटे में अणुभार। तो आपको सिंपल भार बटा अणुभार लगाना है इंटू अवोगाद्रो संख्या Na, इसका मान होता है 6.02 इंटू 10⁻23। और भार आपको 4 ग्राम पहले क्वेश्चन में दिया गया, अणुभार आपको क्वेश्चन में 39 तुरंत दे दिया गया है क्वेश्चन में ही, ठीक है। तो आपका 4/39 ये और इंटू 6.02 × 10⁻23 परमाणु। अब हमसे पूछ रहा है इकाई सेलों की संख्या, तो हमें क्या पता चला, BCC में कितने परमाणु, 2। तो आपको ये जो 4 ग्राम में परमाणु मिले हैं, ठीक है, और BCC में परमाणु 2 है, तो आपको इसमें क्या कर देना है, इस वाले में जो 4 ग्राम में है और BCC में, इसमें BCC वाले का भाग दे देना है। मतलब इस जो 4/39 गुणे 6.02 × 10⁻23 है, इसमें किसका भाग देना है, 2 का, क्योंकि हमें BCC में परमाणुओं की संख्या कितनी मिली है, 2। तो आपका 2 का भाग दे दोगे तो आपका जो 3.09 इंटू 10⁻22 आपके इकाई सेल आ जाएंगे, ठीक है। आसानी से आप निकाल सकते हो, इससे देख सकते हो। तो ये बात थी क्वेश्चन नंबर दूसरे का की, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो 2 नंबर का है, एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई। मोलल उन्नयन स्थिरांक ये है, परमाणु पदार्थ का अणुभार ज्ञात करो। मतलब कि आपको अवाष्पशील विलेय का भार ये दिया गया है, बेंजीन का भार ये दिया गया है, क्वथनांक में उन्नयन 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb की वैल्यू 2.67 है और अणुभार की गणना करने को कह रहा है। तो देखो करते हैं गणना। तो देखो जो क्वेश्चन कह रहा है वही लिखना है। अवाष्पशील पदार्थ 2.5 ग्राम, बेंजीन का भार 100 ग्राम, Kb का मान 2.67 और डेल्टा Tb अर्थात क्वथनांक में उन्नयन 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे पूछ रहा है अणुभार, तो मतलब जितना दिया हो आपको सिंपल उतना पहले नोट कर लेना है। आप बस फॉर्मूला लगाओ और आंसर लो। तो देखो हमने फॉर्मूला लगाया डेल्टा Tb इक्वल टू Kb इंटू m, जहाँ स्मॉल m मोललता है, ठीक है। तो डेल्टा Tb का मान 0.4, Kb का मान 2.67 और आपका मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार। और मोलों की संख्या का फॉर्मूला आपको पता है भार बटा अणुभार, और ये आपको वैसे लिख देना है, ठीक है, इंटू में 1000। अब भार कितना है, भार तो आपको ये ऊपर दिया गया है 2.5, तो 2.5 लिखोगे अपॉन अणुभार को हमने स्मॉल m मान लिया है, इसका मान हमें निकालना है।
और विलायक का भार अपॉन में 100 और ऊपर लिख दिया 1000। अब इसको आपको बस कुछ नहीं करना, केवल सॉल्व करना है। देख सकते हो हमने सॉल्व किया हुआ है, आप देख लेना, ठीक है, कैसे सॉल्व किया। तो देख सकते हो ये इसका पूरा सॉल्यूशन है यहाँ तक। फिर इसके बाद आप यहाँ पे से करोगे, ठीक है, ये इतना पूरा आपका जो अणुभार आएगा वो आएगा 166.875, ठीक है। तो ये इसका अणुभार हो गया, देख सकते हो। आसानी से आप केवल फॉर्मूले में रखना है, एम का मान निकाल लेना है, ठीक है। तो देख सकते हो आप कैसे निकाला इसका मान। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया 2 मार्क्स का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, दूसरे का गा कह रहा निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल ईएमएफ की गणना कीजिए। कैडमियम से कैडमियम 2+ 1 मोलर है, आपकी रिएक्शन दी गई है। ये आपको जो आपका जो कि आपकी जो सेल अभिक्रिया होती है, ये सेल अभिक्रिया दी गई हुई, ठीक है। अभिक्रियाओं के मानक अपचयन विभव इसका ये दिया है कैडमियम से कैडमियम तक का, ठीक है। और Ag+ से Ag का आपको ये दिया 0.80, ठीक है। ये 80 नहीं था, 0.80, ठीक है, 0.80 वोल्ट, ठीक है। तो ये दिए गए। तो चलो इसको भी सॉल्व करते, इसमें आपको ईएमएफ का मान बताना है। तो देखो कैडमियम से कैडमियम 2+ बना, Ag+ से Ag बना, ठीक है। तो अब अगर हम अभिक्रिया की बात करें तो देखो कैडमियम से क्या बन रहा है, कैडमियम 2+। कैसे बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कैडमियम, तब कैडमियम 2+ में टूटेगा। और ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब बात करें Ag+, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक Ag+ तो ग्रहण नहीं कर पाएगा, इसलिए 2Ag+ 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और 2Ag बनाएगा। तो ये अभिक्रिया हुई रिडक्शन की, ठीक है। रिडक्शन की अभिक्रिया हुई कैडमियम से, देख सकते हो 2Ag+ बना और फिर कैडमियम 2+ + 2Ag बना। ये आपकी सेल अभिक्रिया होगी, ठीक है, सेल अभिक्रिया हो जाएगी आपकी, सेल रिएक्शन, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे दोनों की E0 के मान दिए गए, इसका भी E0 का मान दिया गया, इसका भी E0 का मान दिया है। आसानी से मान रख के निकाल लेना आपको। E0 इक्वल टू हो जाएगा, अर्थात ईएमएफ का मान होगा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड में कौन सी अभिक्रिया हुई, रिडक्शन मतलब कि अपचयन, माइनस ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण। तो दोनों के 0.80 और यहाँ माइनस पहले से लगा है, और आपको फॉर्म उसका मान भी माइनस का 0.40 दिया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको जोड़ लोगे 1.20 वोल्ट आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो देख सकते हो इसका भी आंसर आप आसानी से ला सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो इसका भी आंसर आसानी से आ जाएगा आपका, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे कह रहा है स्कंदन क्या है, हार्डी सुलजे नियम को स्पष्ट कीजिए। आपसे क्या पूछ रहा है, स्कंदन क्या है, ठीक है। और हार्डी सुलजे नियम क्या होता है ये बताना है, 2 नंबर पे पूछा गया है। तो आपको स्कंदन क्या होता है ये हम बता चुके हैं, ठीक है। आप वीडियो जाके देख लेना, चैनल पे मिल जाएगा, हार्डी सुलजे नियम का भी है, ठीक है। तो स्कंदन का वीडियो भी पड़ा हुआ है, हार्डी सुलजे नियम का भी देख सकते हो जाके, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल रहे हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है H2SO4 का एक नमूना 94% वेट बाय वॉल्यूम और इसका घनत्व 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर। इस विलयन की मोललता परिकलित कीजिए। हाइड्रोजन का भार 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, सल्फर का 32 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व करते हैं। तो देखो H2SO4 हमें 94% वेट बाय वॉल्यूम दिया है, तो इसका मतलब वेट बाय वॉल्यूम अर्थात आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मान दिया है। तो 94 ग्राम H2SO4 100 मिलीलीटर विलियन में, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा 94% वेट बाय वॉल्यूम का। तो अब आपको घनत्व भी दिया गया है क्वेश्चन में 1.84 ग्राम पर मिलीलीटर। आपको घनत्व का फॉर्मूला लगाना है, द्रव्यमान बटा आयतन 1.84 इधर लिख देना है, ठीक है। अब आयतन कितना है, 100 मिलीलीटर। कैसे हम जान गए, क्योंकि हमें द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। आपने नहीं पढ़ा तो वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। 94% वेट बाय वॉल्यूम अगर लिखा है तो उसका मतलब है 94 ग्राम आपका और 100 मिलीलीटर विलियन, ठीक है। 94 ग्राम जो दिया गया है, जैसे H2SO4 दिया गया है तो 94 ग्राम H2SO4 100 मिलीलीटर विलियन में, ठीक है। ये इसका मतलब होता है। तो अब आपको यहाँ से सीधे से चुपचाप अच्छे से बढ़िया विलियन का द्रव्यमान निकाल लेना है। तो विलियन का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 1.84 इंटू ये जो 100 नीचे इसका उधर गुणा हो जाएगा, तो बस 1.84 ग्राम आ चुका है, ठीक है। आप क्या करना है, विलायक का भार निकालोगे। विलायक का भार कैसे निकलेगा, आपको विलियन का भार ये दिया गया और आपको उसका कितना दिया गया था, विलेय का 94 में से घटा दोगे तो ये आ गया आपका विलायक का भार, ठीक है। तो आपका ये आ गया। आप सिंपल मोललता का फॉर्मूला लगाओगे और मोललता निकाल लोगे। तो देख सकते हो हमने यहाँ मोललता का फॉर्मूला लगाया हुआ है, विलेय के मोल बटा विलायक का भार ग्राम में और ऊपर कर दिया 1000 का गुणा। सॉल्व कर लेना, आपका पूरा 10.65 मोल पर केजी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो आपकी आसानी से मोललता आप निकाल सकते हो पूरा, ठीक है, सिस्टमेटिक ढंग से देख सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका तीसरे का नंबर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरे का खा। फैराडे द्वारा प्रस्तुत वैद्युत अपघटन के प्रथम एवं द्वितीय नियम को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। फैराडे द्वारा प्रस्तुत विद्युत अपघटन के प्रथम एवं द्वितीय नियम को हमें स्पष्ट करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि फैराडे का जो प्रथम नियम और द्वितीय नियम वो क्या होता है, ठीक है। तो इसको आपको बताना है, बहुत ही आसान है वो भी, ठीक है। वीडियो देख लेना, मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव क्या होता है, ऋणात्मक उत्प्रेरण। तो ये वाला भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप देख सकते हो जाके। इसी प्रकार तीसरे का घ नंबर क्वेश्चन 2 नंबर के लिए,
कि अक्रिय गैसों की दो प्रमुख विशेषताएं, हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या है। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, हीलियम वाला। और ये अक्रिय गैसों के बारे में ज्यादातर हर बार पूछा जाता है, तो उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। अगला देखो चौथे नंबर का नंबर क्वेश्चन, कि डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण और परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं, ये आपको बताना है। और दूसरा नंबर, इसी में दो पार्ट है, दूसरा है आपका कि लैंथेनाइड संकुचन को कारण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है, 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण देते हुए एनिलीन की कार्बिलेमीन तथा डायजोटीकरण अपक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। इसी प्रकार से गा नंबर क्वेश्चन है, संघनन बहुलक क्या है, संघनन द्वारा बैकलाइट और पॉलिएस्टर बनाने के रासायनिक समीकरण आपको लिखने, 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। और इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं पीड़ाहारी क्या होते हैं, प्रशांतक क्या होते हैं तथा पूतिरोधी क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं। प्रत्येक की उदाहरण देके आपको समझाना है, ठीक है। तो ये चौथे नंबर का घ नंबर का क्वेश्चन है। तो ये आपके पूरे थ्योरी बेस है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, न्यूमेरिकल जो है। तो न्यूमेरिकल है आपका, प्रथम कोटि अभिक्रिया के 4 प्रमुख अभिलक्षण लिखिए। और एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। अभिक्रिया 90% भाग पूर्ण होने में समय कितना होगा। आपसे पूछा गया है अर्ध आयुकाल 60 मिनट, टी हाफ का मान दिया गया है, 90% अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण हो जाएगी वो आपको बताना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के अभिलक्षण, ठीक है। सॉरी, तो देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया के अभिलक्षण कह रहा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के का मान अभिकारक की सांद्रता की इकाई पर निर्भर नहीं करता, ये केवल समय की इकाई पर निर्भर करता है। देखो क्या बात कही गई है, कही गई है कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो होता है आपका जो के का मान होता है वो किसके बराबर, किस पे निर्भर करता है, टी हाफ पे, समय पर केवल निर्भर करता है, ठीक है। वो किस पर केवल निर्भर करता है, समय पर, ना कि उसकी सांद्रता पर, ठीक है। तो के का मान केवल समय पर निर्भर करता है, वो वही कह रहा है प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के का मान अभिकारक की सांद्रता की इकाई पर निर्भर करता है, ना या केवल समय की इकाई पर निर्भर करता है, ठीक है। मतलब कहा गया के का मान अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, केवल समय पर निर्भर करता है, ठीक है। अगला लक्षण देखो, कह रहा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर करता है, अर्ध आयुकाल पर, ठीक है। तो ये बात है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। दूसरा, अभिक्रिया के पूर्ण होने में अनंत समय लगता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अभिलक्षण है ये, ठीक है। अगला देखो, अभिकारक की सांद्रता एन गुना बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग भी एन गुना बढ़ जाता है। अगर सांद्रता एन गुना बढ़ेगी तो वेग भी एन गुना बढ़ जाता है। अब देखो ये हो गए इसके अभिलक्षण, ठीक है। लक्षण क्या क्या होंगे अब देखते हैं हम लोग। क्या इस क्वेश्चन को जो आपसे कहा गया था 60 मिनट अर्धायु काल दिया गया है और 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात करो। तो देखो लगाते हैं क्वेश्चन, के इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। तो यहाँ से आपको टी हाफ की वैल्यू रखनी है और के का मान निकाल लेना 0.693 अपॉन 60। ये आ गया समीकरण 1। आप पूछ क्या रहा है, 90% अभिक्रिया में पूर्ण होने में लगा समय। तो देखो देखते हैं 90% अभिक्रिया में पूर्ण होने में लगा समय। फॉर्मूला होता है ये टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस में 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो आपको फॉर्मूला लगाना है। अब हमने यहाँ मान लिया ए इक्वल टू 100, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। ए माइनस एक्स की वैल्यू निकालोगे 100 माइनस 90 इक्वल टू 10, ठीक है। अब आगे आपको केवल मान रखते चले जाना है, देख सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे ए का मान रखना है 100, ए माइनस एक्स का मान 10, ठीक है। और इसे पूरा आपको देख सकते हो हमने सॉल्व किया हुआ है, आप देख लेना, ठीक है। इसको पूरा आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। आपका जो आंसर आएगा 199.39 मिनट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप देख सकते हो, सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। पूरा ये देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका इसका पूरा आंसर आ जाएगा 199.39 मिनट, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो अगला नंबर 5वें का खा कह रहा है, कापर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम एवं सूत्र। कापर के निष्कर्षण में प्रगलन में प्रयुक्त भट्टी का नामांकित चित्र बनाकर उसमें होने वाली रासायनिक अपक्रियाओं के समीकरण दीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये थ्योरी बेस है, आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब 5वें का गा है, कह रहा है लिगेंड क्या है, एक दंती द्विदंती लिगेंड की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। तो ये वाला वीडियो आपको मिल जाएगा कि लिगेंड क्या होता है, आपको चैनल पे अपलोड है, ठीक है, पहले से। अब आपको इनके आयुपेशी नाम बता देते, कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों के आयुपेशी नाम दीजिए। तो देखो इसका भी आयुपेशी बताना है, इसका भी आयुपेशी बताना है, देखो देखते हैं, ठीक है। FeH2O का होल 6Cl3, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 6 आपके जल के अणु है तो हेक्सा एक को आपको लिख देना है, फिर लिखना है फेरेड और फिर इसके ऑक्सीडेशन नंबर 3 और यहाँ पे क्लोराइड, ठीक है। तो इसका आयुपेशी नाम ये हो जाएगा। अगले का हो जाएगा आपका पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट और आपका सेकेंड, ठीक है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। तो इन दोनों के आयुपेशी ये हो जाएंगे, ठीक है।
आपको IUPAC निकालने का वीडियो भी मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से हमने ट्रिक से समझाया हुआ है पूरा, वो वाला देख लेना जाके, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप आसानी से कर लोगे। अब अगला देखते हैं। ठीक है, अब अगला है हेलो एल्केनों के बनाने की दो समान विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए और इसकी निम्नलिखित से अभिक्रिया कीजिए KOH और AgCN से। तो हमने ये सारी वीडियो आपको अपलोड है चैनल पे, ठीक है, जाके देख सकते हो आप लोग। तो ये सारे क्वेश्चन अब जो बचे हैं थ्योरी बेस हैं, ठीक है, तो इनको आप कर लेना। तो क्या अगला क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए कि प्राथमिक एमीन एवं एल्कीन से प्राथमिक अल्कोहल के विरचन का रासायनिक समीकरण लिखिए। एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए और एथिल अल्कोहल के प्रमुख उपयोग लिखिए। ठीक है, तो पूरा एथिल अल्कोहल वाला वीडियो भी हमारा बना हुआ है, ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे बीच में अथवा लगा है, कह रहा चाहे ये वाला क्वेश्चन कर लो या ये वाला। अथवा में आपसे कह रहा क्लोरोबेंजीन और एनिलीन से फिनाल का विरचन लिखिए। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन ये भी है। इसी प्रकार से खा नंबर क्वेश्चन देखो, क्या होता है जब एक एल्डिहाइड निम्नलिखित के साथ अपक्रिया करता है। टालिन अपकर्मक के साथ आपको एल्डिहाइड की अपक्रिया करनी है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, NaHSO3 के साथ, RMgX के साथ, फेलिंग मिल्जिन के साथ। 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, तो ये भी देख लेना आप लोग। ठीक है, और बीच में अथवा लगाए, आप ये वाला भी कर सकते हो। क्या होता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल ROH NH3 PCl5 और NaOH से क्रिया करता है और इससे लाल फास्फोरस H2 की उपस्थिति में हाइड्रोजन से भी क्रिया करता है। 5 नंबर का ये वाला भी है, ठीक है। इसी प्रकार से अगली विधि देखो, कह रहा 7वां का कह रहा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनने का वर्णन कीजिए तथा इसकी एसिटिक अम्ल के साथ अपक्रिया कीजिए। ठीक है, और फिर ये वाला भी है, फेरस सल्फेट और तारपीन के तेल के साथ क्लोरीन की होने वाली अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे ये वाला क्वेश्चन कर लो या बीच में अथवा लगाइए, नीचे वाला भी कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो देख सकते हो इसी प्रकार से खा नंबर बी की कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। ग्लूकोज अणु में 5 OH समूह, CHO समूह की और आपका कार्बोनिल समूह की उपस्थिति आपको दर्शानी है। ठीक है, ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर भी लिखना है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन, ये वाले भी क्वेश्चन आपको पूरे मिल जाएंगे। पूरी चैप्टर की, ज्यादातर सारे चैप्टर की यूनिट आपको कंप्लीट मिल जाएगी। ठीक है, बीच में अथवा लगा चाहिए वाला, नीचे वाला क्वेश्चन कर लो। एमिनो अम्लों तथा प्रोटीन की परिभाषाएं लिखिए, प्रोटीन के प्रमुख स्रोत एवं शरीर में उसके कार्य भी लिखिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। तो देख सकते हो भाई, ये था आपका 2020 का सेट नंबर 1। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो यार तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।